गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। और क्या हाल चाल है? तो बढ़िया सर। आप लोगों ने क्वेश्चंस किए? यस यस सर। हो गए होंगे। यस सर। Yes, यस सर। सिर्फ जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के सम्स होंगे उन्हीं में ही, अगर ये सर वो गेम 2 में थे मेन, तो गेम 1 में भी थोड़े से गेम 1 में तो गेम वन में तो नहीं थे। गेम वन नहीं में सर, नहीं। गेम 1 में थे, गेम 2 के लास्ट में थे। तो गेम 2 के लास्ट में थे तीन चार। तो गेम 2 पूरा करने के लिए बोला भी नहीं था मैंने बोला था गेम 2 का सिर्फ जो है फर्स्ट पेज का या सेकंड पेज का कुछ एक क्वेश्चन तक प्रोडक्ट वाले छोड़ देने थे। हाँ, टेक्सचुअल एक्सरसाइज में भी थे कुछ, डेफिनेटली। तो अच्छी बात है। अब आज हम लोग प्रोडक्ट पे ही डिस्कस करेंगे। तो लेट अस बिगिन द डिस्कशन। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। पहले मैं डिफाइन करूं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, उससे पहले एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि कैसे करते हैं, फिर उसको डिफाइन करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। प्रोडक्ट अगर हमें दो मैट्रिक्स का करना है, मान लो प्रोडक्ट ऑफ ए एक मैट्रिक्स से, मान लो ऐसा, वो 2x2 ले लेते हैं, वो ज्यादा बेटर है। A1 एंड B1, A2 एंड B2। और जो बी मैट्रिक्स है वो भी एक 2x2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, है ना। X1 Y1 एंड X2 Y2। तो अगर ऐसे दो मैट्रिसेस हैं, दोनों मान लो 2x2 के हैं, अभी हम ये नहीं, इस पे नहीं जा रहे हैं कि व्हेन द प्रोडक्ट इज डिफाइंड एंड ब्ला 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 एंड हाउ इट इज डन दैट I am going to tell you, and then we'll describe that what is the precondition when it is defined. तो ये 2x2 का है और ये भी 2x2 का है। अब इससे मल्टीप्लाई होकर के, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर के एक मैट्रिक्स जनरेट करेंगे। लेट C is the product matrix of AB when A is multiplied to B from left side। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई करते कैसे। तो एक बात तो ये है कि अगर हम एक सेकंड के लिए एज्यूम कर लें कि 2x2 का ही मैट्रिक्स एक बनेगा, क्यों बनेगा वो बात की बात है, बट मान लो कि अगर ऐसे ही बनेगा तो उसके एलिमेंट कैसे मिलेंगे। एलिमेंट 4 हैं, वो 4 एलिमेंट कैसे मिलेंगे। तो कई सारे तरीके हैं डिफाइन करने के। रेंडमली सोचने लगो तो कुछ भी कर सकते हो कि पहला एलिमेंट जब A1 X1 कर दो, दूसरा B1 Y1 कर दो, ये भी एक तरीका हो सकता है, बट वो एक कन्वीनियंट तरीका नहीं था जिससे कुछ मीनिंगफुल जॉब या टास्क अकम्प्लिश किया सके। क्योंकि मैट्रिसेस का डेवलपमेंट जो है वो एक सर्टेन प्रोसेस में हुआ, इक्वेशन की सॉल्विंग की प्रोसेस में हुआ, और उसमें जो प्रोडक्ट, जिस तरह से प्रोडक्ट डिफाइन होना चाहिए उस तरीके से जो वहां से जो आइडिया मिला, वो आइडिया कुछ ऐसा था कि ये जो 4 एलिमेंट मिलेंगे वो कैसे आएंगे। तो देखो यहां पर 2 रोज है ना, और 2 कॉलम्स है। तो ये R1 रो है, R1, और ये R2 है, और इधर ये इसका कॉलम 1 है C1 और ये कॉलम 2 है C2। तो आइडिया ये है कि अगर मैं रो एंड कॉलम को वेक्टर मान लूं, रोज एंड कॉलम्स आर वेक्टर्स, तो R1 रो, व्हाट इज R1 रो? A। इस A की जो फर्स्ट रो है उसको मैं लिख सकता हूं, एक सेकेंड के लिए मान लो मैं लिखता हूं A1 I कैप प्लस B1 J कैप, मान लो। और जो B का कॉलम वेक्टर है C1, ये A के लिए है और ये B के लिए, वो क्या लिखेंगे? X1 X2, तो X1 I कैप प्लस X2 J कैप, मान लो ऐसे X2 J कैप।
मतलब रोज को भी आप वेक्टर ट्रीट कर सकते हो, कॉलम्स को भी वेक्टर मान सकते हो। तो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट का रूल है वो रो बाय कॉलम प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, रो टाइम्स कॉलम। मतलब जो प्री फैक्टर है, ये प्री फैक्टर है, इसको बोलते हैं प्री फैक्टर, और इस वाले को बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। तो प्री फैक्टर की रो पोस्ट फैक्टर के कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, और प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। जैसे अगर मैं बोलूं R1 डॉट C1 तो क्या आएगा बोलो, इस वेक्टर को इस वेक्टर से डॉट लो तो आएगा A1 x1 प्लस B1 x2, E1 x1 प्लस B1 x2, ऐसा ही आएगा, हाँ या ना। यस सर। और ये जो नंबर आई, ये एक नंबर है, इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, इट इज अ स्केलर। तो इसको बोलते हैं कि जो रिजल्ट सी मैट्रिक्स बनेगा, ए और बी को ए बी जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स बनेगा। उस मैट्रिक्स का जो 1 एलिमेंट है वो ऐसे ही मिलेगा, R1 और C1 का डॉट प्रोडक्ट होगा। अब जरा देखो, इधर की रो इधर के कॉलम से 4 तरीके से मल्टीप्लाई हो सकती है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइज टू फर्स्ट कॉलम R1 C1 तो 1 1 मिल गया। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई टू सेकेंड कॉलम R1 C2 तो यहां भी एक नंबर आ जाएगी। सेकेंड रो मल्टीप्लाइज टू फर्स्ट कॉलम तो R2 C1 तो ये 2 1 एलिमेंट मिलेगा, देखो 2 1 तो 2 1 एलिमेंट मिल जाएगा। सेकेंड रो मल्टीप्लाई टू सेकेंड कॉलम तो 2 2 एलिमेंट मिल जाएगा। अब जरा इस रूल को फॉलो करो कि रो बाय कॉलम रूल, रो विल मल्टीप्लाई टू कॉलम यूजिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, और एक नंबर क्रिएट होगी, वही नंबर रिजल्टिंग एलिमेंट होगा प्रोडक्ट का। तो अब क्या आएगा, कैन यू राइट द प्रोडक्ट यूजिंग दिस रूल। तो एक तो पहला एलिमेंट आया A1 x1 प्लस B1 x2, और 1 2 एलिमेंट क्या आएगा, 1 2 R1 C2 क्या आएगा बोलो, A1 A1y1 प्लस B1 y2, B1 y2 एंड R2 C1 2 1 एलिमेंट चाहिए तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 तो आएगा A2 B2 x1 x1 B2 x2, B2 x2, और यहां आ जाएगा A2 y1 प्लस B2 y2। हेलो, इज दैट क्लियर? यस सर। तो Yes. ये प्रोडक्ट का बेसिक रूल है। फॉर एग्जांपल एक अब क्वेश्चन दे रहे हो, फटाक से आप उसको करके बताओ। जैसे मान लो अगर मैं आपको दिया कि एक मैट्रिक्स है 1 2 4 3, ये ए है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक 2 by 2 मैट्रिक्स से जिसका एलिमेंट है 2 3 4 5। तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या आएगा, तो फर्स्ट रो एक बार इससे मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा बोलो, 1 2 1 इंटू 2 2 प्लस 2 4 जा 8, 2 प्लस 8। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, फर्स्ट रो कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा बताओ, 13। 1 इंटू 3 2 इंटू 5 तो 3 प्लस 10। अब फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, तो फर्स्ट रो के कॉलम से प्रोडक्ट कॉरेस्पॉन्डिंगली लेंगे तो फर्स्ट रो बनेगी रिजल्टिंग मैट्रिक्स का। अब जब सेकेंड रो का कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो सेकेंड रो के एलिमेंट आएंगे रिजल्टिंग मैट्रिक्स के। चलो बताओ क्या आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 2 8 प्लस 12, second row second column 4 3 12 plus 15. 15। so now you can just simplify and get the answer। तो आंसर तुम्हारा जो आ रहा है वो बिल्कुल क्लियर है कि 10 and 13 and 20 and 27, this is the resulting matrix। तो प्रोडक्ट कैसे होता है ये तरीका है, लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है। बात होती है कि क्या हम कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं तो what is the condition that a matrix product is possible, and if the product is possible then we have learned how to find the element of the resulting matrix। but अगर एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा,
वो कैसे गवर्न होगा, एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे, वो सारी बातें प्रॉपरली डिफाइन करेंगे। तो अब आप डेफिनेशन लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। तो मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस ऐसे। टू मैट्रिसेस ए एंड बी की बात कर रहा हूं मैं। टू मैट्रिसेस ए ऐसे अब प्रॉपरली लिखेंगे आप, ठीक है। ए जो मैट्रिक्स है वो है ए आई जे, और मान लो उसका ऑर्डर है बेटा ए आई के, लिख देता हूं चलो, है ना, ए आई के। ऑर्डर है उसका m by n, एंड b उसका नोटेशन है b के जे, और ऑर्डर है p by q, ठीक है। आर सेट टू बी conformable टू मल्टीप्लाई। conformable मतलब होता है सुइटेबल, conformable टू मल्टीप्लाई एज ए बी, मल्टीप्लाई एज ए बी। एज ए बी अगर मैं बोल रहा हूं तो इट इज वेरी स्पेसिफिक दैट ए इज प्री फैक्टर, प्री मतलब पहले या लेफ्ट में जो होगा, एंड बी इज पोस्ट फैक्टर। तो मैट्रिसेस में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेक्टर जैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो जैसे वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट ए से बी करते हैं तो अलग होता है, बी से ए करते हैं तो अलग होता है। मैट्रिसेस में ऐसा होगा कि जब आप ए बी एज ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और मिलेगा, एज बी ए मल्टीप्लाई करेंगे तो जरूरी नहीं है कि ए बी वाला मैट्रिक्स ही मिले, ठीक है। वंस द डेफिनेशन इज प्रॉपर्ली अंडरस्टूड, अपने आप आपको क्लियर होगा। तो हम m by n और p by q ऑर्डर के दो मैट्रिसेस को एज ए बी कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब if and only if the row size of prefactor, रो साइज क्या होती है, किसी रो का साइज मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, वो क्या होते हैं, वो उसके नंबर ऑफ कॉलम पे डिपेंड करता है। तो दैट इज नंबर ऑफ कॉलम, लिख दो नंबर ऑफ कॉलम ब्रैकेट में। रो साइज ऑफ प्रीफैक्टर ए इज इक्वल टू कॉलम साइज, क्योंकि रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो कॉलम साइज ऑफ पोस्ट, कॉलम साइज मतलब नंबर ऑफ रोज, किसी भी कॉलम का साइज उसकी नंबर ऑफ रोज पे डिपेंड करता है, ऑफ पोस्ट फैक्टर बी। ये जो बोला गया है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए जो मैट्रिक्स है ना, प्री फैक्टर ए का नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम मतलब n, मस्ट बी इक्वल टू जो पोस्ट फैक्टर बी है, पोस्ट फैक्टर बी की जो ये नंबर ऑफ रो है p, इसके इक्वल होना चाहिए, n इक्वल टू p होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए, क्यों n इक्वल टू p होना चाहिए, वो भी समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। रीजन बीइंग, मैं यहां अगर ऐसे लिखूं कि जो प्री फैक्टर की रो है, कोई भी एक रो लो, मान लो ith रो, ith रो प्री फैक्टर की क्या होगी बताओ, ए मैट्रिक्स की ith रो क्या होगी, तो आप यही तो लिखोगे कि ai1 ai2 ai3 एंड सो ऑन ai, बोलो लास्ट क्या होगा n,
यार इतना चुपचाप मत रहो यार, तुम लोग थोड़ा बोलते रहो ना। हेलो। Yes, sir. तो कितने, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ith रो? n एलिमेंट्स हैं। N. जितने जितने कॉलम है ए में उतने एलिमेंट है। और jth कॉलम ऑफ, ये ए मैट्रिक्स की बात कर रहे थे बेटा, आर आई ऑफ ए एंड कॉलम जे, सी जे ऑफ बी कैसा होगा बताओ? कॉलम वेक्टर ऑफ बी, jth कॉलम ऑफ बी लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? तो आप ऐसे ही तो लिखोगे, B1J. वेरी करेक्ट, B1J, B2J एंड B3J एंड सो ऑन, B, बोलो, BPJ. BP. यस। कॉलम के अंदर में नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ रो इन द मैट्रिक्स के इक्वल होंगे, तो PJ। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें कितने डायमेंशन का वेक्टर है? ये n एलिमेंट है, और इसमें कितने एलिमेंट है? p एलिमेंट है। अगर ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना चाहोगे तो पॉसिबल होगा क्या? ऐसे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, नंबर ऑफ कंपोनेंट डिफरेंट हो? नहीं ले सकते ना। नहीं ले सकते। तो ऑब्वियसली इसका डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल होगा ही तभी जब n इक्वल टू p हो। अब ये बात समझ में आ गई कि y n इक्वल टू p? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये पहली बात तो ये है कि ए बी प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा व्हेन नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए In A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। चलो ये हो गया। अब हमें सोचना है कि कितने कितने पॉसिबल एलिमेंट आएंगे। तो भाई इसकी हर एक रो से मल्टीप्लाई होगी कि नहीं होगी? तो जो रिजल्ट आएगा वो इसकी R1 कितने एलिमेंट बनाएगी? R1 C1, R1 C2, R1 C3, R1 C4, R1 CQ, क्योंकि इसमें Q नंबर ऑफ एलिमेंट है रो में। अरे भाई रो बाय कॉलम होगा ना, तो फर्स्ट रो इसके सारे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो देखो चलो मैं एलिमेंट लिख रहा हूं, एलिमेंट कैसे, रिजल्टिंग एलिमेंट क्या बनेगा वो मैं बताने जा रहा हूं। तो एंड इफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स, ऐसे लिखते जाओ, रिजल्टिंग मैट्रिक्स BC which is equal to AB, then C will be equal to क्या आएगा? तो यहां मैंने ऐसे लिखा R1 C1, R1 C2, R1, R जो है वो A से आ रही है, रो A से और कॉलम B से, तभी ना दोनों की क्वालिटी, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक लेकर के मैट्रिक्स बनेगा। R1 C3, ऐसे लास्ट एलिमेंट क्या होगा? R1 C Q. क्यों, वेरी गुड। और इसी तरह से जब सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगी तो R2 C1, R2 C2 and R2 C3 and so on so forth, R2 CQ। और ऐसे करते 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 लास्ट रो मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा बेटा? लास्ट रो क्या है ए की? RM. RM। तो RM C1, RM C2, RM C3 and so on so forth, RM CQ। अब मुझे बता सकते हो कि ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बना? M cross P. हाँ, M नंबर ऑफ रोज है, Q नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आ गया M by Q। तो यहाँ क्या लिखा? रिजल्टिंग मैट्रिक्स C विच इज इक्वल टू AB इज ऑफ ऑर्डर, यहाँ लिखो इज ऑफ ऑर्डर, क्या होगा ऑर्डर बोलो? M cross. M by Q ऑर्डर होगा, एंड इट्स ijth element Cij is obtained as
Ri of A product Cj of B which is equal to, ये देखो Ri of A आपको दिख रहा है यहां पर, Cj of B भी दिख रहा है, n इक्वल टू P मान करके करो तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा A, ये देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करते जाओ, AI1 B1J AI1 B1J प्लस बोलते जाओ AI2 B2J प्लस AI3 B3J एंड लास्ट क्या होगा, AIN plus AIN यस into BPJ. AIN BP क्यों बोलो बेटा, क्योंकि P और N तो सेम ही है, Yes sir. तो BNJ बोल देते हैं, चलेगा कि नहीं चलेगा। Yes sir. अब जरा एक खास बात देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप हर एलिमेंट का जो टर्म है ना जो आपने लिखा उसके टर्म्स को देखो, उस टर्म में जो सबस्क्रिप्ट है उसको देखो, IJ, यहां भी क्या है IJ, रो कैरेक्टर प्री फैक्टर से आ रहा है, कॉलम कैरेक्टर पोस्ट फैक्टर से आ रहा है, और हर एक टर्म IJ है, मतलब ये IJth एलिमेंट है, यहाँ IJth एलिमेंट है ना तो IJ दिखेगा। इसको सिग्मा नोटेशन से लिखोगे ना तो एक बहुत सिंपल सा नजर आएगा, ऐसा क्या लिखूं मैं, सिग्मा बोलो AIK BKJ where K where is 1 to N। अब जरा देखो, मैंने इसीलिए जानबूझ करके A और B का फॉर्मेट एक टिपिकल फॉर्म में लिया था, जानबूझ के लिया था, ध्यान से देखो, यहां पर मैंने जनरल एलिमेंट क्या लिखा था जरा देखो, AIK, और यहां पर क्या लिखा था BKJ, तो K रो, यहां इसकी जो कॉलम है और इसका रो, उसका इंडेक्स मैंने सेम रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि रो और कॉलम, प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम और पोस्ट फैक्टर का नंबर ऑफ रो मैच करने जा रहा है, तभी ये प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। तो ये हो गया तुम्हारा कि कैसे कैसे प्रोडक्ट के एलिमेंट्स मिलेंगे। क्लियर हो गया सारा कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes sir. Yes sir. इस पूरे Yes, sir. डिस्कशन Yes, में sir. दो बातें मैंने बताई। पहले मैंने बताया कि दो मैट्रिसेस को एज ए बी, दो मैट्रिसेस ए और बी को एज ए बी प्रोडक्ट कैसे कब डिफाइंड होगा, कब डिफाइंड होगा जरा बोलो फटाफट, व्हेन नंबर ऑफ कॉलम इन प्री फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट फैक्टर, and if it is satisfied, then the resulting product matrix will be C suppose, then the order of C कैसे मिलेगा, order of C कैसे मिलेगा वो देखो ध्यान से, यहां पर एक चीज मैं दिखा रहा हूं और इसी चीज से आपको याद रहेगा, A लिख दिया M/N इंटू B लिख दिया P/Q। अब C की बात करने जा रहा हूं मैं, अब जरा ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखो भैया, ये प्रोडक्ट डिफाइन कब होगा, तो बोल रहे हैं जब ये दोनों इक्वल हो जाए तभी ये होगा, नहीं तो नहीं। और जब ये दोनों इक्वल हो गए तो इनको इक्वेट करके और बोलेंगे कि सी तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन सी का ऑर्डर कैसे मिलेगा, तो जो इनको छोड़ दो, ये इक्वल इक्वल जिसको बोल दिया ना, अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इनको रिजेक्ट करो, और बचे हुए क्या है एम एंड क्यू, ये एम और क्यू आपको ऑर्डर बता देंगे M/Q, तो सी का ऑर्डर होगा M/Q। मतलब क्या है कि अगर ए तुम्हारा है 2/3 और अगर बी है 3/4, तो सी क्या होगा, प्रोडक्ट मैट्रिक्स सी का ऑर्डर क्या होगा, तो ये 3 और 3 को डिस्कार्ड करके जो बच गया क्या है 2/4, याद रहेगा। Yes sir. Yes sir. गुड गुड, तो इसको आप नोट कर चुके हैं, तो मैं स्लाइड चेंज करूं, Yes sir. तो लेट मी चेंज द स्लाइड। जो कुछ मैंने बताया उसको कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फटाफट मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि इफ A is an order, A is a matrix AIK M/N and B is a matrix BKJ P/Q, then the product is only possible when M is equal to N। कब प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, तो बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ A M/N है और ऑर्डर ऑफ B P/Q है, तो ये N और P मैच करने चाहिए। अगर ये मैच करेंगे तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा और उसका ऑर्डर होगा M/Q।
अब जब ऑर्डर डिसाइड हो गया कि प्रोडक्ट ऑर्डर m/q होगा, तो अगला बात होता है कि उसका एलिमेंट कैसे मिलेगा। तो एलिमेंट के लिए रूल क्या बोला गया, ए को हम प्री फैक्टर बोलते हैं, बी को पोस्ट फैक्टर बोलते हैं। तो प्री फैक्टर की रो पोस्ट फैक्टर के कॉलम वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई होती है। सिंस द प्रोडक्ट इज डिफाइंड रो बाय कॉलम, दैट इज व्हाई ए बी टू एग्जिस्ट, size of row of prefactor must be equal to size of column of post factor, and the resulting matrix कैसे मिलेगा, तो Cij कैसे मिलेगा, it is dot product of ith row of prefactor and jth column of post factor, and which is obtained like this। तो ये एक पेज पर, एक स्लाइड पर सारी कहानी जो मैंने समझाई वो कुछ ऐसी है। आई थिंक आपको एब्सोल्युटली रिकैप हो गया सारा। Shall I go to questions now? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं सबसे पहले कुछ पेयर ऑफ मैट्रिसेस दे रहा हूं, आपको बताना है कि ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल, मैं ए दूंगा बी दूंगा, आपने बताना है कि ए बी पॉसिबल है कि नहीं, बी ए पॉसिबल है कि नहीं, और अगर ए बी जो पॉसिबल है उसको लिखना है, वो मैट्रिक्स को फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड, ऑल्सो फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट। ए बी एज वेल एज बी ए, मैं दोनों बोल रहा हूं बेटा, ए बी एज वेल एज बी ए। तो पहले केस में जाते हैं, इसमें ए बी पॉसिबल है? No, sir. No, नहीं sir. possible। No, sir. इसका 2/2 है और इसका 3/2 है, तो ए बी इज नॉट पॉसिबल, तो बोलेंगे ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, व्हाट अबाउट बी ए? BA. Yes, sir. Yes, Possible. sir. BA is possible, BA is possible, why? Because prefactor अब चेंज हो गया, AX BY CZ था, और A पोस्ट फैक्टर ये 3/2 था, और रिजल्टिंग मैट्रिक्स ये ABXY है, ये 2/2 है। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, बिकॉज ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो 3/2 मैट्रिक्स बनेगा। लिख लो जरा उसको, 3/2 मैट्रिक्स लिखो, 3 rows and 2 columns, 3 rows and 2 columns लिखिए भाई, राइट इट डाउन। कैसे मिलेगा, तो एक एक रो लेते जाओ, जैसे फर्स्ट रो लो, फर्स्ट रो एक बार इससे मल्टीप्लाई होगी, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगी, करिए इसको मल्टीप्लाई करिए, तो a इंटू ए स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पहला एलिमेंट आ गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से 1 2 एलिमेंट बनेगा, है ना, फर्स्ट रो और ये सेकेंड कॉलम जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 बनेगा, क्या आएगा बोलो, ए बी Plus XY. प्लस एक्स वाई। फर्स्ट रो से 2 बनने थे तो 2 एलिमेंट आ गए रो में। सेकेंड रो से आओ, सेकेंड रो मल्टीप्लाई टू फर्स्ट कॉलम, बोलो बी ए, वही सेम आएगा, बी ए प्लस Yes. वाई एक्स, ए बी प्लस एक्स वाई ही बोल सकते हैं उसको। एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम B square plus Y square. बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड थर्ड रो पे आ जाओ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ए सी Plus XZ. जेड एक्स एक्स जेड, एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बी सी Plus YZ. वाई जेड, एंड सो यू गॉट द रिजल्टिंग मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज 3/2। क्लियर है? तो Yes, sir. तो जब आपसे बोला जाए कि फॉर गिवन 2 मैट्रिसेस if you have to multiply them, multiply the pair of 2 matrices, then what are the possibilities? तो आप बोलेंगे भाई there are 5 possibilities. There can be a possibility that AB is defined but BA is not. There can be a possibility that BA is defined and AB is not, like this case BA is defined but AB is not, तो 2 possibility तो ये हो गई। There can be a possibility that AB भी डिफाइंड हो और BA भी डिफाइंड हो, दोनों डिफाइंड हो बट दोनों अनइक्वल हो, और AB और BA दोनों डिफाइंड है और अनइक्वल है। इसके इन्फिनिट केसेस मिलेंगे आपको, सबसे ज्यादा केसेस यही मिलेंगे कि AB भी डिफाइंड हो रहा है और BA भी डिफाइंड हो रहा है और वो इक्वल नहीं है। जैसे 2 स्क्वायर मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के ले लो, कोई भी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ले लो सेम ऑर्डर के, तो ए बी लिखोगे, जैसे अब करके देख लो, एक लेके देखते हैं, है ना। मैंने बोला कि एक मान लेते हैं ए है तुम्हारा 1 2 3 4, और बी ले लेते हैं
2 5 3 1। ओके, जरा ए बी लिखो। ए बी भी डिफाइंड होगा, बी ए भी होगा। ए बी जो होगा वो 2x2 बनेगा और बी ए भी 2x2 बनेगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने ऑर्डर ही स्क्वायर मैट्रिक्स लिया हुआ है सेम ऑर्डर का। हाँ, ए बी बोलो क्या आएगा? 1 into 2 8 या सॉरी 8। 1 into 5 plus 2 7। 7 3 2s are 6 plus 12 18। 3 5s are 18 plus 4 22। एग्रीड? चेक कर लो एक बार। एक बार इसको हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, एक बार इसमें मल्टीप्लाई किया, ये दो एलिमेंट आ गए। फिर हमने सेकेंड रो से स्टार्ट किया, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। सर 19 नहीं होगा सर? 19 आएगा सर सर। 2, 2 सर 19 होगा सर। 3 into 5 15 हुआ ना? अच्छा, मैं लास्ट वाले के 3 5 15 plus 4 19। हाँ सही बोल रहा हूँ, 19। व्हाट अबाउट बी ए करो। बी ए करने के लिए यहां पर ए लिख दो ना, 1 2 3 4। अब जरा मल्टीप्लाई करो, दिस इंटू दिस करेंगे। 2 1s are 2 15 17। यस सर। 17। एक भी एलिमेंट मिसमैच हो गया तो बात खत्म होगी ना। ए बी और बी ए अनइक्वल है, क्योंकि इक्वल होने के लिए सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। फिर भी कंप्लीट कर लो। 2 2s are 4 and 20 24। यस सर। and 3 plus 3 6 and 3 2s are 6 plus 4 10। तो देखो entirely different मैट्रिक्स है। तो ए बी है, बी ए नहीं है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। बी ए है, ए बी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। ए बी एग्जिस्ट एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट बट अनइक्वल, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। और बोथ एग्जिस्ट एंड इक्वल, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो और दोनों ना एग्जिस्ट करें, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स मैं लूं ए जिसका ऑर्डर है 2/3, और एक मैट्रिक्स लूं बी जिसका ऑर्डर है 4/3 ले लो, नहीं 4/3 ले लो, चलो, है ना। अब ए बी नहीं डिफाइंड होगा और बी ए भी नहीं डिफाइंड होगा, तो नाइदर ए बी एग्जिस्ट नॉर बी ए एग्जिस्ट। तो ए बी दोनों नहीं एग्जिस्ट करेंगे। चलिए जी, एक पार्ट हो गया। बी पार्ट करके बताओ। अच्छा, बी पार्ट में क्या ख्याल है, ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? तो दोनों करेंगे। करेगा सर, दोनों करेंगे। क्या दोनों इक्वल होंगे? ए बी तो ऑर्डर क्या होगा, ये 2/3 है और ये 3/2 है, तो ए बी तो 2/2 होगा, 2/2। और उसके एलिमेंट क्या होंगे? ए एक्स बी वाई सी जेड and AU BV CW, AU B times V plus C times W, और DX plus EY plus FZ and DU plus EV plus CFW। तो AB आपने डिफाइन किया, 2/2 का मैट्रिक्स बन गया। अगर आप बीए की बात करोगे तो बीए डिफाइंड तो होगा, लेकिन बीए का ऑर्डर होगा 3/3, तो इक्वल तो नहीं है। 3/3 का इक्वल बीए हो जाएगा 3/3, तो इक्वल तो हो ही नहीं सकता। बीए लिख लो, बीए भी लिख लो जल्दी से, प्रैक्टिस ही हो जाएगी ना। अभी तो मैं चाहता हूँ कि बस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की, आपके फास्ट मल्टीप्लाई करने की प्रैक्टिस बन जाए। तो बीए के एलिमेंट क्या आएंगे बोलो? ऐसे ऐसे कर दो ना, ए बी सी डी ई एफ। हाँ, ये बी है और ये ए है, तो एक्स ए यूडी ax plus du and bx plus eu, cx plus fu, isn't it? ठीक है ना? यस सर। ay plus dv, डीवी ये इससे मोटा, by plus ve ev, by plus ev and cy plus
FV, FV, ऐसे लास्ट में आएंगे तो AZ प्लस DW, BZ प्लस EW एंड CZ प्लस FW। तो ये है कि हाउ टू see whether the particular product is possible or not, how to determine its order, how to find their corresponding element, and so on so forth। तो प्रोडक्ट समझ में आ गया है बिल्कुल एब्सोल्युटली, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लिखेंगे अलजेब्रा ऑफ प्रोडक्ट। इसके अलजेब्राइक रूल बड़े इंटरेस्टिंग है, तो उसको आप फटाफट जल्दी से नोट करेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। अब जैसे बोला फाइंड द प्रोडक्ट ए बी इफ पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस, ए दिया और बी दिया, और बोला कि प्रोडक्ट लिखो, लिखे जाएंगे। यस सर पॉसिबल है। ये 3/2 है और ये 2/3 है, तो 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा, एलिमेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है, तो आप लिखने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। 3/2 का मतलब क्या है, ये ऐसा कुछ बनेगा। इसका एलिमेंट 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 3 + 1 4, 3 + 2 5। ये ए मैट्रिक्स है। और जो बी मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसा आएगा, 2 2, ये वाला क्या होगा 4, ये वाला क्या होगा 6, ये वाला क्या होगा 8, ये वाला क्या होगा 12, 2 2, नहीं सॉरी, यहाँ पर तो 2 1 था ना, तो ये 4 था, ये 8 आएगा। ये 4 है, ये 8 है, और वो वाला क्या है जल्दी बोलो। 2 3 12। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता ही है कि ऑर्डर आएगा 3/3, तो 3/3 का जो मैट्रिक्स बनेगा उसके एलिमेंट आप निकाल सकते हैं। दिस इंटू दिस किया तो आ गया 4 + 12 16। दिस इंटू दिस करेंगे तो आएगा 8 + 24 32। बोलते जाओ। 48। देखो मैं चेक कर रहा हूँ कि आपका मेंटली आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है और सही है। आगे अगला 22। अगला 44। अगला 44। नहीं सर मैंने ये वाला लिखा जो आपने लिखा उसको बोला। नेक्स्ट हो जाएगा तुम्हारा 18 + 48 66। यहाँ 28। 56। 84। 74 नहीं 84, वेरी करेक्ट 84। तो आप मैं थोड़ा एंड्योरेंस चेक कर रहा था। देखो ऐसा है ना कि मैट्रिसेस का प्रोडक्ट मतलब बेसिक अरिथमेटिक है, सिंपल अलजेब्रा, तो यहाँ पर पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, पेशेंस चाहिए। एक बार जब समझ गए तो अगर आप पेशेंस लूज करोगे, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, आपको पेशेंस नहीं लूज करना है। चाहे एकदम 2 कौड़ी का सवाल आ जाए और एकदम केवल उसमें कैलकुलेशन हो, केवल मेरा कैलकुलेशन हो, वहां पर भी आप एकदम कूल रहो, महात्मा बुद्ध जैसा। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, इरिटेट नहीं होना, और पेशेंस से काम करना है, क्योंकि द वन हु विल मेंटेन द टेम्परामेंट ही इज गोइंग टू विन। तो एकदम हाई में भी तुम्हारा टेम्परामेंट कंट्रोल में होना चाहिए। हाई मतलब जब बहुत ट्रिकी प्रॉब्लम आए, एकदम इंटेलिजेंट वाली प्रॉब्लम, तो भी तुम्हारा टेम्परामेंट कंट्रोल में रहना चाहिए। और जब एकदम लो में, जब बहुत बेसिक प्रॉब्लम आया लेकिन उसमें केवल कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, वहां भी टेम्परामेंट आपका कंट्रोल में होना चाहिए, मतलब आपको फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए दिमाग पर यहाँ। और जब प्रॉब्लम एकदम सिंपल हो और कैलकुलेशन भी ना हो, वहां पर तो सबसे ज्यादा गलतियां होती है, क्योंकि वहां पर हम खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। तो वहां पर भी आपका टेम्परामेंट कंट्रोल में होना चाहिए, वही कंट्रोल तुम्हें विनर बनाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अलजेब्रा लिखेंगे, अलजेब्राइक रूल्स वही बात कर रहे हैं हम लोग, तो फटाफट हम रूल्स पर आ रहे हैं। पहला रूल अब लिखते जाइए, इसमें जहां पर समझना होगा तो आर्ग्यू आप खुद ही करेंगे, ठीक है। क्लोजर लॉ, व्हाट डू यू थिंक, क्लोजर लॉ होल्ड करना चाहिए क्या मैट्रिसेस का प्रोडक्ट में? अगर आप मान लो कि एक एस सेट ले लो
जिसमें m बाई n और n बाई q ऑर्डर के सारे मैट्रिसेस हैं, m बाई n और n बाई q के ऑर्डर वाले सारे मैट्रिसेस हैं। तो इसमें जब आप m बाई n और n बाई q को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का तो ऑर्डर ही डिफरेंट आ जाएगा। तो अगर नहीं करेगा, अगर आप बोलते हो कि S इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर, तब तो ठीक है, तब तो भाई जो प्रोडक्ट भी एक मैट्रिक्स ही आएगा तो करेगा। लेकिन बहुत सारे केस में प्रोडक्ट डिफाइन ही नहीं होगा, तो इसलिए क्लोजर लॉ के बारे में हम बोलेंगे इट डजंट एग्जिस्ट, क्लोजर लॉ डजंट होल्ड, इट डज नॉट होल्ड फॉर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस because let S be a set of all matrices order m by n and n by q, then the resulting matrix will be order m by q which doesn't lie in the set S। चलो ये तो ऐसे समझने की बात है, इस लॉ का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं, बहुत रेयर एप्लीकेशन है। दूसरे पे जाते हैं। अगर दो मैट्रिसेस हैं, मैं बात करने जा रहा हूं कम्यूटेटिव लॉ की। कम्यूटेटिव लॉ के बारे में तो आप क्लियर हो ही गए, पीछे डिस्कशन में ही क्लियर हो गया कि अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं तो क्या कम्यूट करेगा उनका प्रोडक्ट? नो सर, क्योंकि 5 पॉसिबिलिटीज अराइज होगी। एक पॉसिबिलिटी होगी कि हो सकता है ए बी और बी ये दोनों डिफाइंड हो और दोनों इक्वल हो, ऐसा हो सकता है। जैसे मान लो मैं एक सिचुएशन लेके दिखाता हूं आपको। मान लो बेटा ए मैट्रिक्स जो तुम्हारा है वो मान लो है k 0 0 k, और मान लो बी मैट्रिक्स तुम्हारा है वो है तुम्हारा x y u v। व्हाट इज ए बी? ए बी लिखो, क्या आएगा? जल्दी बोलो, kx, जो kx, पूरा पूरा लिख दो और बी ए भी लिख दो। हाँ, ए बी क्या आएगा बताओ? तो पहला तो kx है, kx this into this, kx this into this, ky ky, kx ky ku, स्केलर मल्टीप्लिकेशन टाइप। हाँ, यही तो, इसीलिए तो मैंने लिया है एग्जांपल ये। तो ये बेसिकली क्या आ गया? ये आ गया जैसे कि आपने k टाइम्स b कर दिया है। कुछ बात समझ में आई? मैट्रिक्स b में मैट्रिक्स a मल्टीप्लाई करना इज एग्जैक्टली सिमिलर टू मैट्रिक्स b में स्केलर k मल्टीप्लाई करना, इसीलिए इस a को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्योंकि ये स्केलर मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना इज एग्जैक्टली सेम एज कि आप एक स्केलर k से मल्टीप्लाई करो। तो ये कहने के लिए मैट्रिक्स है बट बिल्कुल स्केलर जैसा बिहेव कर रहा है, इसलिए इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब बीए करो, बीए भी वही आएगा ना, देखो यस सर। b इंटू ए करो तो भी तो तुम्हें वही मिलना चाहिए, मिल रहा है कि? यस सर, सेम आएगा, सेम आएगा। तो बी ए भी वही आ गया। तो ए बी इक्वल टू बी ए आ गया। मतलब बहुत सारे मैट्रिसेस ऐसे भी मिलेंगे जो कम्यूट करेंगे। और आपके लिए एक सजेशन है मेरा कि जहां जहां आपको कम्यूटेटिव, जो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव हो वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए। तो पक्का समझ ही गए होंगे कि अगर ए और बी का ऑर्डर डिफरेंट होगा तब तो एनीवे वो कम्यूट कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं तो कम्यूट कर सकते हैं। जो कम्यूट करेंगे वो स्पेशल मैट्रिसेस होंगे, उनको अगर आप याद रखोगे अगर, या उनके टाइप को कम से कम याद रखोगे तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगी प्रॉब्लम्स में। एनीवे, तो एक पॉसिबिलिटी पहले वाली बात समझ में आ गई कि ए बी बी ए बोथ डिफाइंड एंड बोथ आर इक्वल, एक केस ही आ गया। ऐसे जब ए इक्वल टू बी हो जाए तो भी तो हो जाएगा, ए इक्वल टू बी हो जाए तभी भी तो ए बी और बी ए कम्यूट करेगा। तो कोई भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट उसी खुद से किया जाए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई किया जाए तो कम्यूट ही करेगा। तो अपने आप से तो सारे कम्यूट करेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड तो हो बट अनइक्वल। यू हैव टेकन मेनी एग्जांपल्स अर्लियर। AB exists but BA does not exist. You have taken the example. AB does not exist, BA exists. You have taken the example. And AB and BA both does not exist. You have taken the example. तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। इस पूरे डिस्कशन का मतलब क्या हुआ? कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। अब तीसरा लिखो एसोसिएटिव लॉ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन नेचर प्रोवाइडेड द कन्फॉर्मेबिलिटी इज एस्योर्ड। मतलब कि अगर एक का नंबर ऑफ
नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल ऑफ ए में is number of rows in B and number of column of B is equal to number of rows of C. अगर ये बात होल्ड कर रही है, अगर ये बात होल्ड कर रही है तो क्या, तो A इंटू बी सी करो या ए बी इंटू सी करो, इक्वल आएगा, एसोसिएटिव होगा। तो इसको आप याद रखेंगे। तीसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो ये भी था भाई। चौथी बात, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मैट्रिक्स प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ए इंटू बी प्लस सी है तो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा, ए इंटू बी माइनस सी है तो ए बी माइनस ए सी हो जाएगा, बी प्लस सी इंटू ए है तो बी ए प्लस सी ए हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जिधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों में लेफ्ट से ही मल्टीप्लाई करेंगे, राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों में राइट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां गड़बड़ मत करना कि जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है कि ए टाइम्स बी प्लस सी तो आपने लिख दिया ए बी प्लस सी ए, ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको पता है कि कम्यूटेटिव क्वेश्चनेबल है। ए मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ में वो कम्यूट नहीं करता है। कम्यूटेटिव है तब तो लेफ्ट राइट इंटरचेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ए बी प्लस सी में लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है राइट से। अगर आप बी प्लस सी इंटू ए लिखोगे तो राइट से ही ए आएगा दोनों में, बी ए प्लस सी ए, ये नहीं कि बी ए प्लस ए सी लिख दो या ए बी प्लस ए सी लिख दो, ऐसा नहीं लिख सकते यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड होप यू आर गेटिंग इट एंड यू विल नॉट मिस इट। 4 रूल हो गए, उसके बाद 5वां रूल क्या था? व्हाट वाज द 5th रूल इन अलजेब्रा? कैंसिलेशन। नहीं यार, देखो तुम लोग पैटर्न भी नहीं याद रखते। आइडेंटिटी सर। हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, लिख दो। यूनिट मैट्रिक्स ऑफ सुइटेबल ऑर्डर इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। यूनिट मैट्रिक्स ऑफ सुइटेबल ऑर्डर, आप समझ ही गए होंगे क्यों? क्योंकि आपने बोला कि अगर आप स्केलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? यस सर। अगर किसी मैट्रिक्स को एक स्केलर मैट्रिक्स के से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जैसा बिहेव करता है, तो उसका जो के है, उसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो ए के हर एक में मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर ये के की वैल्यू स्केलर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए तो 1 हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हुआ तो कोई चेंज ही नहीं होगा। तो आई से मल्टीप्लाई करने पर चेंज नहीं होगा। तो ए इंटू आई करो या आई इंटू ए करो, आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा। जैसे 1 0 0 1 करो, मल्टीप्लाइड बाय ए बी सी डी करो, व्हाट डू यू थिंक? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए आएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू बी 0 इंटू डी तो बी आएगा। तो रिजल्ट वही आ जाएगा ना, सेम मैट्रिक्स आ जाएगा, ए बी सी डी। Because being scalar, its diagonal entry will multiply to all the elements, and because diagonal element is 1, so each element will be multiplied by 1, therefore they will remain same and hence the matrix will not change. So I into A is A दिखाया मैंने। अब इसको लेफ्ट से करो या राइट से करो, वो पता है स्केलर तो कम्यूट करता है, I into A is equal to A। क्लियर हो गया? बोलो हाँ या ना। यस सर। इसका मतलब है कि इन्वर्टिबिलिटी का रूल क्या है, तो आप यहां ऐसे लिख सकते हैं, अ मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं, इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। ऐसे लिख दो, फटाफट लिखो, सेड टू बी इन्वर्टिबल if and only if there exists another matrix B such that
AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I। अगर मेरे को किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स A के कॉरस्पॉन्डिंग एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स B मिल गया सच दैट A को B में प्री मल्टीप्लाई करूं या पोस्ट मल्टीप्लाई करूं, दोनों ही केस में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि A मैट्रिक्स इन्वर्टिबल था एंड सच मैट्रिक्स B is called inverse matrix of A, is called inverse matrix of A, multiplicative inverse, denoted by इसको कैसे डिनोट करते हैं, A इनवर्स। ये A की पावर -1 नहीं है, हालांकि बहुत सारे अल्जेब्राइक में रूल में अल्जेब्राइक वर्क में ये पावर जैसा बिहेव करती है, बट पावर नहीं है, आप एक नोटेशन समझना, A सुपरस्क्रिप्ट -1 मतलब इनवर्स है। प्लीज नोट दैट इट इज नॉट, A इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 1/A। मैट्रिक्स का रेसिप्रोकल जैसा कुछ नहीं होता, इट इज नॉट अ नंबर, ठीक है। तो ये जस्ट A इनवर्स है, ठीक है। और ये हमेशा होगा नहीं, हर एक मैट्रिक्स के लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये अभी आप बात कर रहे हैं, जिसको मल्टीप्लाई करके आई आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन जाए। तो ठीक है, अब जैसे एक बात और ध्यान रखना, ये बड़ा टिपिकल सा है, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, मान लो 3/5 ऑर्डर का है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता। क्यों? क्योंकि देखो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करोगे, 3/5 मैट्रिक्स है, तो अगर इसको राइट से आई मल्टीप्लाई करोगे, राइट साइड से, मान लो लेफ्ट से आई मल्टीप्लाई करो, तो आई जो है I3 होना चाहिए। तो I इंटू ए को A होने के लिए I थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी होना चाहिए, जबकि A इंटू आई को A होने के लिए I फिफ्थ ऑर्डर की आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि एक मैट्रिक्स ऐसा मिले B जिसको इस मैट्रिक्स A में प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो, दोनों केस में I मिल जाए, क्योंकि जो I मिलेगा वो अलग अलग ऑर्डर का होगा, एक I3 है और एक I5 है। तो इसलिए बोलते हैं कि इन्वर्टिबिलिटी इज यूनिकली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस ओनली, ठीक है। तो जैसे ये वाले को ना, जैसे नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए लेफ्ट आइडेंटिटी अलग होती है और राइट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अलग होती है, डिफरेंट होती है। छठा पॉइंट, नो यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट फॉर अ नॉन रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ये यहां से समझ में आ गया आपको। अब 6 पॉइंट पे जाओ, इफ B इज इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A देन AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I। यहां पर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर नोट करो। A इनवर्स टू एग्जिस्ट, A must be non-singular, A must be non-singular। इसका प्रूफ आपको डिटर्मिनेंट में मिलेगा, बट थोड़ा सा मैं समझा दूं कि डिटर्मिनेंट का एक रूल होता है कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लो और उस प्रोडक्ट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लो। दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं A और B, तो उनका प्रोडक्ट ले करके उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो या उनके डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। रीजन, क्योंकि मैट्रिसेस का प्रोडक्ट का रूल है रो बाय कॉलम, और डिटर्मिनेंट का भी प्रोडक्ट का रूल रो बाय कॉलम है, वो हम पढ़ेंगे। तो डिटर्मिनेंट AB इज डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B, ये होता है, आगे आप सीखेंगे। अगर इस बात को मैं मानूं तो मैं बोलूंगा डिटर्मिनेंट A इंटू I, ध्यान से सुनो यहां पर, सॉरी, डिटर्मिनेंट A इंटू B इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट I हो जाएगा, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं AB इज इक्वल टू I। अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो इक्वल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी इक्वल आएगा। अब यहां से आएगा डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B, बट I का डिटर्मिनेंट क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 नहीं 1।
प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये। लास्ट क्लास में मैंने बताया था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट होती है। याद है कि भूल गए? Yes sir, yes. हाँ, तो 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 होती है, हमेशा याद रखना। तो ये हो गया 1। अब दो नंबर, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, दो नंबर का प्रोडक्ट 1 हो तो क्या इन दोनों में से कोई जीरो हो सकता है? ना तो ए जीरो, ए नल, ना तो ए सिंगुलर हो सकता है। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू भी जीरो नहीं हो सकती और डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू भी जीरो नहीं हो सकती। तो कोई भी मैट्रिक्स को इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा? नॉन सिंगुलर। तो ये नोट करके लिख लो, ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल। सिंगुलर मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिसेस does not exist, मतलब सिंगुलर मैट्रिसेस, अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स के लिए हम कोई ऐसा बी मैट्रिक्स फाइंड नहीं कर सकते जिस बी को उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू स्पेसिफिकली। तो ये भी हो गया। दिस मतलब इनवर्स मैट्रिक्स को एग्जिस्ट करने के लिए ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। थिंक वाई, तो वाई का आंसर हम लोग दे चुके हैं। एंड लास्ट पॉइंट, ये भी मैं बता चुका हूं, जस्ट लिखना है आपको। ठीक है जी, तो अलजेब्राइक रूल में कैंसिलेशन लॉ पे आ जाते हैं। कैंसिलेशन लॉ अब तो क्लियर हो गया। कैंसिलेशन लॉ क्या होगा? अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, इफ where A and B, where A is non-singular square matrix, then I can write A इनवर्स, क्योंकि अगर A नॉन सिंगुलर है तो A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पर, तो ए इनवर्स टाइम्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स टाइम्स ए सी हो जाएगा। अब कम्यूटेटिव लॉ तो कर नहीं सकते, लेकिन एसोसिएटिव लॉ कर सकते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ लगाओ, यहां पर एसोसिएटिव लॉ लगाओगे तो आएगा ये वाला एसोसिएट कर लो बच्चे, और ये वाला एसोसिएट कर लो, तो आएगा ए इनवर्स इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई बी is equal to A inverse into A multiplied by C, ऐसा I into B is equal to I into C, and that is why we say that B equal to C, और इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैंसिलेशन लॉ। तो कैंसिलेशन लॉ हमेशा इफेक्ट में नहीं आएगा। कैंसिलेशन लॉ हमेशा होल्ड नहीं करेगा। हम उसी मैट्रिक्स फैक्टर को कैंसिल कर सकते हैं जो अरे बोलो यार, सो गए क्या तुम लोग? नॉन सिंगुलर है और सेम फैक्टर प्री फैक्टर है। ये ऐसा भी नहीं कर सकते आप कि अगर लिखा हुआ है ए बी इज इक्वल टू सी ए और ए नॉन सिंगुलर है तो तुमने ए को ए से उड़ा दिया, ऐसा भी नहीं कर सकते। नेवर। क्यों नेवर? क्योंकि यहां पर ए लेफ्ट में मल्टीप्लाइड है, यहां पर ए राइट में मल्टीप्लाइड है। जब आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, मान लो आपको दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू सी ए और आपने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों साइड में एक ही साइड से करोगे। तो अगर इधर ए इनवर्स इंटू ए बी करोगे तो यहाँ पर ए इनवर्स इंटू सी ए होगा, तो ए इनवर्स तो ए के कॉन्टेक्ट में आएगा ही नहीं, तो वहां पर तो प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं होगा उस तरह से। यस सर। तो कैंसिलेशन तभी होल्ड करेगा जब सेम फैक्टर है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फैक्टर है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। नॉन सिंगुलर, सिंगुलर है तो नहीं कर सकते। इस पर तमाम एग्जांपल अभी मिलेंगे क्वेश्चन करते समय। तो दीज आर दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी टेकन इन माइंड while dealing with the product, because product is very very इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम मिलती है प्रोडक्ट में,
अभी आप करेंगे तब समझ में आएगा। पूरा चैप्टर कर जाने के बाद अगर आपको कहीं पर भी चैलेंज आएगा ना, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड चैलेंज आएगा, इनवर्स और प्रोडक्ट ये सबसे रिलेटेड। तो लॉ ऑफ कैंसिलेशन की बात पूरी हो गई। ठीक है जी, अब चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसको अगर यहां तक 8वां लॉ आपके सामने है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और एक नोट लिख सकते हैं, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए एंड बी आर कम्यूटेटिव मैट्रिसेस, क्या बोला मैंने? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ए बी इक्वल टू बी ए अगर है तो देखो क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, जल्दी बोलो। a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब a और b को ऐड करके स्क्वायर करो, ठीक है? तो क्या आएगा, तो a प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। स्क्वायर का मतलब तो यही होता है ना हमेशा, उसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो। अब फिर आप जब मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे, बोलो? ऐसे ही लिखोगे ना, a प्लस बी लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है a में, प्लस a प्लस बी लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगा b में। फिर इसको खोलेंगे, a राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो a इंटू ए, तो a स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो भैया ऐसा है कि मैट्रिसेस का प्रोडक्ट स्केलर जैसा नहीं होता कि एक्स प्लस वाई का होल, स्केलर में तो हमेशा ऐसा होता था एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स होता था। बट स्केलर का प्रोडक्ट, नंबर्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो हम लोग लिख देते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बट क्या यहां पर लिख सकते हैं आप 2ab? यहां पर तभी लिख सकते हैं जब ये ab इक्वल टू बी ए गिवन है। अगर ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, अगर ए और बी कम्यूटेटिव नहीं है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे ही लिखा जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बट इफ ए बी इक्वल टू बी ए, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, तब क्या होगा? तब हम इसको ऐसा लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये आइडेंटिटी, ये स्केलर वाली आइडेंटिटी, तो आप यहां नोट, क्या क्या नोट मैं बताना चाह रहा था वो इंपॉर्टेंट है, लिख दो जरा। तो नोट, इस नोट को लिखो, ऑल आइडेंटिटीज लाइक बाइनोमियल थ्योरम है ना, इस टाइप का, ऑल आइडेंटिटीज वैलिड फॉर स्केलर्स will remain valid for matrices provided the variable matrices used are commutative। मतलब कहीं पर लिखा हुआ ना कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मैट्रिसेस हैं, तो आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि फैक्चुअली में क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल नहीं करेंगे, ये दोनों तभी कैंसिल करेंगे जब ए बी इक्वल टू बी ए हो, है ना? तो इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, तब ये नल हो जाएगा, तब आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी तब वैलिड होगी, अदरवाइज नहीं। बट अगर कम्यूटेटिव है तो सारी वैलिड होंगी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सारी आइडेंटिटीज वैलिड होंगी। याद रखेंगे इसको ना? यस सर। बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं बताना था।
आपको ये सब बात तो डिस्कस हो चुकी है। स्क्वायर मैट्रिसेस लेफ्ट मल्टीप्लिकेटिव ये सब भी बात डिस्कस हो चुकी है। ये लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया यही था, बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेचुरल इंडेक्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस आर कम्यूटेटिव। मतलब अगर ए और बी का प्रोडक्ट कम्यूट कर रहा है तो ए प्लस बी की पावर एन को आप एन सी जीरो ए की पावर एन, एन सी वन ए की पावर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब कि मैट्रिसेस का अलजेब्रा जो प्रोडक्ट का है ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा कंज्यूम कर गया, बट एनीवे इट इज वर्थ। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको लगेगा दिस डिस्कशन इज वर्थ। क्वेश्चंस पे चले, आप स्टार्ट करें। बहुत देर से आप थ्योरेटिकल डिस्कशन को झेल रहे हो, तो आई एम जस्ट मूविंग टू क्वेश्चंस। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो बोल दो, नहीं तो मैं क्वेश्चंस पे चल रहा हूँ। ये होता क्या है मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, मतलब कुछ इससे तो ज्यादा ही होता होगा मतलब मैट्रिक्स का, कि सिर्फ अलजेब्रा से तो नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता क्या है ये मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो तुम? तो मतलब वैसे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस क्या होता है? सिग्निफिकेंस क्या होती है? सिग्निफिकेंस होता है कि एक डेटा को दूसरे डेटा के फॉर्मेट में ले जाना। जैसे देखो मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स सिर्फ ऐसा तो ये एंटाइटी तो नहीं है ना, मैट्रिक्स के मल्टीपल एप्लीकेशंस है। जैसे मैंने पहले दिन बिगिनिंग में बताया था कि मैट्रिक्स एक लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे बाइनरी मैट्रिसेस को लैंग्वेज में इस्तेमाल किया गया, कंप्यूटर साइंस के लैंग्वेज के फॉर्म में यूज किया गया, हाई जो मशीन लैंग्वेज है। बट सिर्फ वही थोड़ी एप्लीकेशन है, इक्वेशन सॉल्विंग में भी यूज होता है, कोडिंग में भी यूज होता है, डेटा एप्लीकेशन में यूज होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। ये इवन वो तो छोड़ो, बहुत बड़े डेटा को बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में लिखने के लिए भी यूज होता है। जैसे मान लो कि मैं ऐसा बोलूं कि यू हैव 5 बुक्स ऑफ मैथ्स एंड 3 बुक्स ऑफ फिजिक्स, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Saket has 5 books of maths and 3 books of physics, and Mehul has 4 books of maths and 2 books of physics, ऐसे लिखती है। तो एक इंफॉर्मेशन है, उसको हम बिल्कुल कोड कर रहे हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज में, ठीक है। अब इतना ही नहीं, अब मान लो कि मैथ्स का बुक का प्राइस कुछ है, ठीक है, प्राइस मैथ्स की बुक का प्राइस कुछ है, मान लो 100 रुपीज है, और फिजिक्स की बुक का प्राइस भी कुछ है 125 रुपीज है मान लो। तो साकेत ने और मेहुल ने कितना स्पेंड किया इन ऑर्डर टू परचेज दिस बुक्स, तो यहां पर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट के फॉर्म में तो यहां ऐसा आ जाएगा, ऐसे कि ये 5 ये 3 और ये 4 ये 2, ये मैट्रिक्स जो है वो बुक्स का मैट्रिक्स हो गया 2 बच्चों का, और यहां पर प्राइस मैट्रिक्स आ गया 125। और जब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया तो 5 मैथ्स का बुक है 100 से मल्टीप्लाई तो 500, एंड 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 इंटू 125, ये जो कलेक्शन हुआ कितना आ गया बोलो 375। तो ये पूरा का पूरा किसका एक्सपेंसेस आ गया, साकेत ने कितना स्पेंड किया। और ऐसे ये वाला जब मल्टीप्लाई हुआ तो यहां पर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा कि मेहुल ने कितना स्पेंड किया। तो एक कहानी है, एक स्टोरी है, कुछ बातें चल रही हैं, उसको हमने कोड करके एक छोटा सा फॉर्म में लिख दिया। तो हम एक सिंबॉलिक लैंग्वेज क्रिएट कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी बातों को हम मैथमेटिकल फॉर्मेट में, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट में लिख रहे हैं, डील कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। तो ये उसका एप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऐसे ही डेवलप हुआ, प्रोडक्ट बना इस तरह से है, ठीक है। बाकी आप जैसे जैसे इक्वेशन सॉल्विंग में जाएंगे तब जाकर के उसकी क्लैरिटी आएगी। शुरू में आपकी हर बात का आंसर नहीं दिया जा सकता। डेफिनेटली इट इज नॉट ओनली दैट कि सिंपली ये सिंपल सा प्रोडक्ट है, उसके बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट भी है। अब जैसे आई हर एक के साथ कम्यूट करता है ना, आई स्केलर मैट्रिक्स हर एक के साथ कम्यूट करता है, तो जहां कहीं भी a प्लस आई, a प्लस के का पावर वगैरह करना पड़ेगा तो आप फ्री हो, आप उसको बिल्कुल स्केलर का आइडेंटिटी से
यूज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। क्वेश्चन करिए, चलिए, बहुत बकवास हो गई। हाँ जी, क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स दिया हुआ बेटा, बी दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करो और बताओ कि दोनों रिजल्ट सेम है क्या। इफ नॉट देन व्हाट शुड बी द रीजन बिहाइंड इट। तो देखो दो बातें, अगर ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे आता कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ, बी दिया हुआ है और ऑप्शन में दिया हुआ कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ऐसा लिखा हुआ कि ए प्लस बी होल स्क्वायर एक ऑप्शन है, एक में लिखा हुआ है या ऐसा लिखा हुआ 1 and 2 है, तो ऑप्शन में दिया हुआ कि 1 and 2 आर इक्वल, 1 is not equal to 2, cannot be said, ऐसा 1 exists 2 doesn't exist, ऐसा कुछ भी दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? सर मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे सर, फिर तो सीधा वो अलग है तो हो ही नहीं सकता सर, नॉट इक्वल। ऐसा कैसे बोल दिया तुमने कि हो ही नहीं सकता? नहीं सर, मतलब ए इक्वल टू बी होना चाहिए ना। नहीं, ए इक्वल टू बी होना चाहिए, किसने बता दिया? अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल कब होगा? ए बी इज इक्वल टू, जब ए बी इक्वल टू बी है, तो हाँ आपको, सॉरी, ए बी इक्वल टू बी। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप ऐसे ए बी फाइंड करेंगे। ए बी क्या आएगा? देखो ए बी क्या आएगा, -5। पूरा लिखने का भी जरूरत नहीं है, एक एलिमेंट लिख दो, ऐसे बी ए का भी एक एलिमेंट लिख दो, बी ए का एक एलिमेंट लिखोगे तो क्या आएगा? जब बी में ए मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, सर डिफरेंट ही आएगा सर, नॉट इक्वल। यस सर। हाँ, तो ये आ गया तुम्हारा 14 आ गया ना। तो Yes, इसका तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए आ गया। सिंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो आप बिना सॉल्व किए बोल सकते हो कि ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल नहीं आएंगे। बट अगर आपको स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में यही चीज दिखानी पड़ेगी, तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, वहां पर ऐसे नहीं लिखेंगे आप, यू हैव टू राइट इट। हालांकि जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सिंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, देन ए प्लस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी एंड विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, मतलब ऐसे ए, जैसे मैं करके दिखाया था थोड़ी देर पहले, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, so it will not be equal to a square plus 2ab plus b square। तो ये अगर कोई बच्चा देता है तो एब्सोल्युटली मैथमेटिकली करेक्ट है, सब्जेक्टिव आंसर। बट आपका जो स्कूल टीचर्स है वो इस आंसर को शायद न रिगार्ड करे, तो वहां पर आप क्या करेंगे, a प्लस बी लिखेंगे, a प्लस बी आएगा तुम्हारा 2 7 6 एंड 5, फिर a प्लस बी का स्क्वायर फाइंड करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करके फाइंड करते हैं, और उसकी वैल्यू, और फिर आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी का डबल ऐड करके दिखाएंगे कि अनइक्वल है। ठीक है, तो चलो, हमारा अभी पर्पस सिर्फ ये था, इस बात को पहचानना, जो हम लोगों ने चेक करके देख लिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर कैलकुलेट करके देखेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, तो डेफिनेटली अनइक्वल है। हाँ, अब आइए अगला टाइप का क्वेश्चन। कुछ ऐसा पूछा था कि आपको एक मैट्रिक्स A गिवन है, एक मैट्रिक्स B गिवन है, और बोल रहे हैं कि इफ AC इक्वल टू B देन फाइंड C। मतलब A मैट्रिक्स में कौन से मैट्रिक्स को पोस्ट मल्टीप्लाई किया जाए कि रिजल्टिंग मैट्रिक्स B के इक्वल हो जाए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, क्या तरीका है? सर इतना तो पता लग गया सर कि C का ऑर्डर 2x2 होगा सर, तो हाँ, ABCD 4 एलिमेंट्स। हाँ, तो देखो एक्चुअली मेथड 1 अगर मैं डिस्कस करने जाऊं, अभी तो मेथड 1 ही हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं कि भाई ए मैट्रिक्स हमारा है 5 7 2 -1, ऑर्डर इसका है 2/2, ये ए है, और इस ए में हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं सी,
और रिजल्ट हमें क्या चाहिए, सी मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, रिजल्ट हमें क्या चाहिए, रिजल्ट हमें चाहिए बी, और बी क्या है 2 - 2 1 0, ऑर्डर इसका क्या है 2/2। तो अगर मुझे ये 2/2 चाहिए और ये 2/2 है, तो इसका यहाँ 2 है, देखो 2, और ये 2/2 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सी का नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए और कॉलम क्या होना चाहिए, तो प्रोडक्ट पॉसिबल हो, इसलिए सी का नंबर ऑफ रो तो 2 होना चाहिए, क्योंकि ये नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो ये नंबर ऑफ रो मैच करनी चाहिए। अगर मान लो सी 2/k है मान लो, तो 2/2 को 2/k से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स 2/k आएगा, जबकि हमें चाहिए 2/2, तो k की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, k की वैल्यू भी 2 आनी चाहिए। समझ रहे हो ना? आप ऐसे लिख देना भाई, आप लिख देना कि भैया मान लो कि c का ऑर्डर है m/n, तो ऐसे लिखेंगे AC टू बी डिफाइंड, बोर्ड में तो ऐसे लिखेंगे ना स्कूल एग्जाम के लिए, टू बी डिफाइंड m = 2 होना चाहिए एंड इट्स ऑर्डर विल बी, क्या हो जाएगा 2/n, विच हैज टू बी इक्वल टू 2/2, देयरफॉर n की वैल्यू भी क्या होगी 2, तो m भी 2 n भी 2। अब 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लीजिए, तो हम अपन फटाफट यहां पर x y p q, ऐसा मैंने 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिया। ऐसे भी ले सकते हैं या ऐसे भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम इस तरह से लिखें, हम रो बाई कॉलम प्रोडक्ट है, तो मैं यहाँ पर y लिख दूंगा और यहाँ पर u लिख दिया मैंने, v लिख दिया, ऐसा। अब फटाफट देखो मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा जी, इन दोनों AC का प्रोडक्ट करके क्या आया 5x + 7y, 5u + 7v एंड 2x - y 2u - v, ये एक मैट्रिक्स आया AC। ये AC मैट्रिक्स के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें दी हुई हैं कि ये 2 - 2 एंड 1 0 इसके इक्वल है। अब जैसे आप इक्वेट करेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो आपको लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। 5x + 7y की वैल्यू क्या आएगी 2, 2x - y की वैल्यू क्या आएगी 1, 1, ये पेयर से सॉल्व होकर के x की वैल्यू क्या आएगी बता दो, और y की वैल्यू क्या आएगी? 9/19 फॉर हाँ, x की। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, y एलिमिनेट हो जाएगा, तो 9/19 x आ गया, वेरी करेक्ट। और y क्या आ जाएगा, तो x की वैल्यू 9/19 डाल दो, 9 18/19 -1 कर देना, तो -1/19 आएगा। यस सर। और इसी तरह से जब आप ये एलिमेंट को इसके साथ कंपेयर करोगे और इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, तो एक और पेयर ऑफ इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा 5u + 7v की वैल्यू -2 है और 2u - v की वैल्यू 0 है, तो v के जगह पर 2u आ गया, v = 2u, और इसको यहाँ प्लेस कर दो, तो क्या आ गया बोला 19u = -2, तो u की वैल्यू क्या आई बोलो, -2/19, और u आ गया तो v आ ही जाएगा, -4/19। हाँ -4, तो सो सिंपल। ठीक है, तो ये एक तरीका है जो हमें यूज करना पड़ेगा राइट नाउ, बट डू वी हैव सम अदर मेथड? अगर इनवर्स मैट्रिक्स आ जाएगा कहीं से। हाँ, यही सोच होनी चाहिए कि भाई अगर मेरे को ये इक्वेशन दिया हुआ है AC = B और ये C हटाना है, मतलब A हटाना है ना, और हमें पता है कि हटाने के लिए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि A इनवर्स मल्टीप्लाई करके I आ जाता है, I × C हो जाएगा। तो अगर मैं A इनवर्स से इसको प्री मल्टीप्लाई कर देता, तो यहाँ A इनवर्स और A का प्रोडक्ट I आ जाएगा, तो लेफ्ट में C आ जाएगा, राइट में A इनवर्स B आ जाएगा। लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि
ए का इनवर्स निकालना अभी हमें नहीं आता है, तो जब हम इनवर्स निकालना सीख लेंगे तो हमारे को यही करना पड़ेगा। लेकिन एक बात और ध्यान से रखो कि अगर ए इनवर्स ना हो, जैसे चेक करो यहाँ, ये तो इन्वर्टिबल है ना, -5 -14, तो ए नॉन सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं है, 0 नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट तो करेगा। अब उसको निकालने का तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा, आगे चल के आप सीखेंगे। तो इनवर्स से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, सी गुणे इनवर्स भी, और जल्दी आ जाएगा आंसर, इतना आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई आवर फोकस इज टू फाइंड हाउ टू गेट द इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन हाँ, ये मेथड भी आना चाहिए, रीजन बीइंग कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही ना हो, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो ही ना, तब तो इनवर्स निकलेगा ही नहीं, तो उस केस में आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो ये अलजेब्राइक मेथड भी इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। दैट्स अ गुड वन, एक अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करो। बोला गया A and B are two matrices such that AB is null. Does it imply that either A is null or B is null? Justify your answer. मतलब बोल रहे हैं कि अगर देखो ये क्वेश्चन आया कहां से, ये क्वेश्चन का आइडिया आया कि भाई नंबर्स की जब हम लोग बात करते थे, स्केलर्स की जब हम लोग बात करते थे, तो हम ये बोलते थे ना कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो क्या होता है, आइदर x इज 0 और y इज 0। मानते हो कि नहीं मानते हो? क्योंकि दो नॉन जीरो नंबर का प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकता, इसलिए अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आता है तो दोनों में से कम एक को तो 0 होना ही पड़ेगा। बट एक नेचुरल क्वेरी है कि क्या ऐसा मैट्रिसेस में भी पॉसिबल है? क्या मैट्रिसेस में भी ऐसा बोल सकते हैं कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स हो तो दोनों में से कम एक को नल होना पड़ेगा? जल्दी बताओ भाई, फटाफट बोलो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कुछ बोला नहीं, कुछ बताया नहीं आप लोगों ने? सर नो लग रहा है। नो लग रहा है, अच्छी बात है। आपने देखो इस क्वेश्चन में है कि अगर आप बोलते यस तो मैं बोलता प्रूफ करो, और अगर आपने बोला नो तो नो बोलना थोड़ा सेफ होता है लेकिन कह देंगे ना कि आप एग्जांपल दो। यस हाँ, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप नो बोल रहे हो तो एक काउंटर एग्जाम्पल दो। तो एक काउंटर एग्जाम्पल मैं आपसे चाहता हूं, चलो देख के बताओ, फटाफट जल्दी सोचो। मतलब है कि आपको ये बताना है कि नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट 0 आ सकता है, ठीक है। तो आसानी काउंटर एग्जाम्पल अगर आप ढूंढो तो काउंटर सर एग्जाम्पल 1 1 1 1 और -1 -1 -1 -1। एक मिनट, मैं तुम क्या बोल रहे हो कि एक ले लेते हैं 1 1 1 1, वेरी गुड, और यहाँ क्या ले लें? -1 -1 -1 -1 -1 -1। तो इन्होंने बोला कि ये a है और ये b है, और a b को मल्टीप्लाई करो तो दिस इंटू दिस 0 ही आएगा, दिस इंटू दिस भी 0 आएगा, दिस इंटू दैट भी 0 आएगा, दिस इंटू दैट भी 0 आएगा।
बिल्कुल सही बात है। सर एक ये भी हो सकता है 0 0 0 1 1 0 0 0। बहुत सारे हो सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि चलो ये तो एक बहुत ट्रिवियल केस था जो सुकृत ने सोच लिया, ठीक है, बट मैं बोलता कि ऐसे सोचो आप कि अगर अगर फ्रैक्चुअली क्रिएट करना, मान लो आप प्लस माइनस वाला केस तो बनेगा ही बनेगा। एक 1 के बजाय यहाँ कुछ भी ले लो, के ले लो, यहाँ पर उसका नेगेटिव ले लो तो भी बन जाएगा, ठीक है, या नेगेटिव ना भी लो, कुछ दूसरे नंबर ले लो, ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए कर दो तो भी बन जाएगा। बट अगर मान लो हम पॉजिटिव नेगेटिव ना लेते हैं, मान लो सारे एलिमेंट पॉजिटिव है या नॉन नेगेटिव है, तो उस केस में हम कैसे सोचते? तो सोचने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसे ले लो, ऐसे कि सपोज करो कि मैंने एक एलिमेंट ले लिया 0, मान लो ऐसे ले लिया, ए ले लिया, है ना, और मान लो यहाँ बी ले लिया। उसकी अगर मान लो गलत भी होगा ना तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि क्या करने पर बन जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, रिजल्ट 0 चाहिए मुझे, तो मुझे कैसे सेटिंग करनी चाहिए? यहाँ एलिमेंट, यहाँ दोनों 0 करने पड़ेंगे, यस सर। ठीक है, और यहाँ दोनों 0 करने पड़ेंगे, मतलब यहाँ तो 0 करना ही पड़ेगा और ए को प्रोडक्ट 0 करने के लिए यहाँ भी 0 करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 0 नहीं करना चाहता हूं तो यहाँ 0 करना पड़ेगा। यस सर। अगर मैं यहाँ नहीं, मान लो मैं यहाँ 0 नहीं चाहता हूं, ठीक है, यहाँ ए है, यहाँ मैंने 0 कर दिया, और यहाँ बी है, यहाँ पर अगर मैं 0 कर दूं और यहाँ मैं बी लिख सकता हूँ, ऐसा ऐसे मैं कर सकता हूँ कि यहाँ 0 कर दूं, यहाँ बी कर दूं, बनेगा। दिस इंटू दिस करेंगे तो ए इंटू 0 0 और 0 इंटू बी 0, तो ये 0 ही आएगा। अब इसके बाद में ये चीज को अगर मैं यहां मल्टीप्लाई करूं यहाँ, तो वही कॉम्बिनेशन यहां भी बना सकता हूं कि यहां मैं 0 कर दूं और यहां पर सी कर दूं, तो दिस इंटू दिस करेंगे तो 0 एंड 0, ये भी 0 बन जाएगा। अब मैं यहां देखूं, यहां दिस इंटू दिस करना चाह रहा हूं, तो बिकॉज ये 0 है तो यहां तो मैं कुछ भी रख सकता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट or not? यस सर। यहां पर मैं x लिख दूं और यहां 0 कर दूं, तो आप बताओ x इंटू 0 0 इंटू बी, तो ये भी 0 आ जाएगा, x इंटू 0 0 इंटू सी, ये भी 0 आ जाएगा। अब आप देखो तो यहाँ a है, यहाँ x है, यहाँ b है, c है, तो a और x की आप इन्फिनाइट वैल्यू दे सकते हो, कुछ भी दे दो, b और c की इन्फिनाइट वैल्यू दे सकते हो, तो यू कैन क्रिएट इन्फिनाइट नंबर ऑफ पेयर्स जिनका प्रोडक्ट 0 आएगा, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी ठीक है। अच्छा, ये तो 2 0 से मैंने बनाया, 2 0 2 नॉन जीरो एलिमेंट लेके। अगर आप 3 0 ले लो तब तो मजे ही आ जाएंगे। जैसे आप ले लो 0 0 0 x ले लो यहाँ पर, और इसको आप मल्टीप्लाई करो, ये वाला तो चाहे जिसमें मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगर यहाँ 0 रो है, 0 रो को किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर चलेगा। ये वाले के साथ दिक्कत है, तो यहां पर मैं मान लो x लिख दूं, यहां पर लिख दूं y, तो दिस इंटू दिस इज 0, isn't it? दिस इंटू वट एवर यहां लिखूंगा 0, यहां पर z लिख दिया, यहां पर u लिख दिया मान लो, तो फर्स्ट रो से 0 मिल गया मेरे को, सेकेंड रो से भी 0 मिल गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 0 इंटू एक्स है, यहां x इंटू वाई है, तो यहां 0 रहेगा तभी बनेगा, तो मैंने यहां पर 0 लिख दिया, तो 0 आ गया। और दिस इंटू दिस करेंगे तो यहां पर भी 0 कर देंगे, ये 0 आ गया। अब यहां पर ये x है, x लिखना जरूरी नहीं है, y ले लो और इसको z रहने दो और इसको x रहने दो, ऐसे एग्जाम्पल भी बन सकते हैं। तो हमने क्या प्रूव किया कि अगर ए बी 0 है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए और बी 0, आइदर ए 0 और बी 0, ऐसा नहीं है। तो मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है, इसको अब आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड। ठीक है जी, क्लियर है, आगे चले। यस सर। आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। सर ये क्या- पहले वाले एग्जांपल में वो माइनस और प्लस ऑल्टरनेट नहीं आएगा? कौन सा पहला वाला, कौन सा बोलो? जो 1 1 1 1 1 1 -1 हाँ हाँ बोलो, क्या दिक्कत है?
उसमें वो -1 मतलब वो पैटर्न गलत है ना, डायगोनल्स के लोग +1 टाइप का आ सकता है, प्रिंसिपल नहीं, डायगोनल के लोग +1 आना चाहिए, राइट, बी में। यहाँ पर यस सर। एक सेकंड में देख दो, 1 × -1, हाँ ये बात सही कर रहे हो ना। -2 आएगा सर फिर तो। हाँ 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 हाँ, ये 1 कर दो और इसको 1 कर दो तो आएगा तुम्हारा 1। अब ठीक है, और यहाँ पर भी ठीक है, और यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर ठीक है। हाँ, ये 2 1 होगा, 2 -1 होगा, बिल्कुल सही बात है, सारे -1 नहीं। ठीक है, तो आज के डिस्कशन को यहीं पे क्लोज करें। जैसे ये देखो, ये वाला केस भी है, सो 3 0 वाले तो मैंने वाला बहुतायत बना सकते हो, मैंने तो आपको 2 0 2 नॉन जीरो वाले बना के दिखा दिए। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा, ए दिया, बी दिया, सी दिया, शो दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो आप फाइंड करो ए बी क्या आ रहा है, ए बी निकाल के बताओ। सर पहला एलिमेंट 3 है। 3 4 जा 12 -9 is 3। 3 5 जा 15 -9 is 6। 6 4 जा 24 -18 is 6। 6 30 -18 is 12 12। ये ए बी है। और ए सी क्या है, ए सी तो पहला एलिमेंट 3 है, 7 है, नहीं 6 है, 6 है सर। तो ये भी 6 है। 6 है, 42 ठीक है। 12 तो ये तो क्लियर आ गया कि ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी तो क्लियरली आ रहा है। बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये भी बात सच है, सच है कि नहीं भाई? ए इनवर्स नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि वो डिटरमिनेंट 0। हाँ, तो यहाँ पर सिंस कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करेगा, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 18 नेगेटिव प्लस 18 आ जाएगा जो कि 0 है। तो ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, इसलिए कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता। एक एग्जांपल आ गया ना, जो वहां डिस्कशन चल रहा था उसका एक लाइव एग्जांपल आपके सामने है कि अगर आप ए बी किसी सिंगुलर मैट्रिक्स को 2 अनइक्वल मैट्रिसेस में प्री मल्टीप्लाई कर दो या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो और वहां करने पर इक्वल आ जाए, तो अनइक्वल मतलब सिंगुलर मैट्रिसेस को अनइक्वल मैट्रिसेस में भी मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल मैट्रिक्स क्रिएट हो सकता है। तो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। चलिए अब इसके अब आप क्या करेंगे, देखो अब मैट्रिसेस का प्रोडक्ट समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको। तो अब आप जो है वो मैट्रिसेस वाले सारे प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन कर जाएंगे, और मैं एक गेम और शेयर कर रहा हूं अभी, या कर दिया शायद, थर्ड गेम शेयर किया कि नहीं मैंने? Yes, sir. कर दिया। तो अब थर्ड गेम में मैं अभी देख के बता दूंगा कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं। थर्ड गेम के बहुत सारे क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन भी होंगे उसमें। कुछ टेक्सचुअल एक्सरसाइज का टेक्सचुअल एक्सरसाइज का 1 कर सकते हो और 2 कंप्लीट कर सकते हो, थर्ड में मुझे देखना पड़ेगा। तो अभी मैं ग्रुप पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? नो, वैसे ये लेक्चर भी शेयर कर देना। बिल्कुल जी, कर देंगे। सर कल की क्लास पे अब आपकी क्लास जो है वेंसडे को जो क्लास है वो भी, उसमें भी तो आपका मैट्रिसेस ही होना ना, वेंसडे फ्राइडे, ठीक है। मैट्रिसेस आई थिंक वेंसडे को हम लोग मैट्रिक्स ही कंटिन्यू करेंगे और फ्राइडे से डिटर्मिनेंट स्टार्ट हो जाएगा। मैट्रिसेस जितना मैंने वेंसडे को करा देना है, उसके बाद आप देखोगे आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ लास्ट का एक आर्टिकल रहेगा इनवर्स फाइंड करने का मेथड, और मैंने आपको बताया कि इनवर्स हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हम लोग डिटर्मिनेंट सीख जाएंगे, क्योंकि सिंगुलैरिटी वहां पर एक बेसिक क्राइटेरिया है, और एक मेथड इनवर्स निकालने का जो है जिसमें आपको डिटर्मिनेंट का रिग्रेस यूज करना पड़ेगा। हालांकि दोनों में करना पड़ता है, बट एक में तो करना पड़ेगा। दूसरा मेथड जो है उसके अंदर में डिटर्मिनेंट रो ऑपरेशन वाले मेथड विदाउट डिटर्मिनेंट के भी आ जाता है। तो
एनसीईआरटी में वही वाला मेथड दिया हुआ है। तो अभी हम लोग पहले डिटर्मिनेंट करेंगे, फिर इनवर्स करेंगे, और दोनों मेथड इनवर्स निकालने का एक साथ करेंगे। ठीक है, तो बस अगली क्लास में मैट्रिसेस का आपका एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा पूरा, मतलब एनसीईआरटी के सारे सवाल कर सकते हैं सिर्फ इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस को छोड़ के। सर कल क्लास है ना एसओटी की? हाँ जी, कल एसओटी की क्लास है और इवनिंग में रखेंगे। अभी आपसे एक डिस्कशन भी करना है। जितेंद्र जी हैं? जितेंद्र मैंने कर दिया वो मैसेज 6 to 7 मैसेज किया गया? जितेंद्र सर, क्या आपकी क्लासेस जो है, क्लास का स्केड्यूल को हम लोग 6 से 7:30 रख सकते हैं क्या, या 6:30 से 8? यस सर। अगर तुम लोगों को कोई, क्योंकि मतलब थोड़ा सा अर्ली कर लेंगे तो तुम लोग को डिनर में लेट हो जाता है, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि क्लास मेरी 5-10 मिनट 15 मिनट तो एक्सटेंड हो ही जाती है। नहीं सर, वो गौरव सर की क्लास होती है कभी कभार ना, केवीपीवाई की, शाम को। कितने बजे होती है? मतलब यूजुअली आज तो जैसे उन्होंने 5:30 से 7 कर दिया था टाइम, 5:30 से 6:30 की शायद से। चलो मैं उनसे बात कर लूंगा। नहीं सर, मतलब बात करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि मतलब उनके लेक्चर्स तो मिल ही जाएंगे वो ऐप पे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूँ ना कि तुम लोग लाइव क्लास छोड़ के और लेक्चर ले लो। लेक्चर नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ लाइव क्लास में भी वहां रहो। मैं बात कर लूंगा उनसे, डोंट वरी, उसमें कोई दिक्कत सर कल वाली क्लास सुबह नहीं हो सकती सर, शाम को तो शायद वो फिजिक्स वाले में सर 5 to 7 ही हो सकती। नहीं। अब ये देखो अक्षर जैन क्या बोल रहे हैं भाई, 6 to 7 क्लास होती है यार। तू मुझे फोन करेगा बेटा अभी? ओके सर। हाँ, तो देखता हूँ कौन सी 6 से 7 कौन सी क्लास होती तेरी। तो अभी हाँ बोलो। सुबह मत करना कल क्लास, क्योंकि कल ना टेस्ट है फिजिक्स का, सुबह वाला स्लॉट है। ठीक है। हाँ, ये क्या बोल रहे थे मेहुल, तुम कौन सा बोल, या सुकृत, सर किसकी मैं बस क्लास? कल के लिए कह रहा था सर, जो ऐसे उसकी क्लास है वो सुबह कर दो सर, अगर हो सकती है किसी भी टाइम। कल टेस्ट है क्या तुम लोग का? सर गौरव सर के पास है सुबह। कल ही है? यस सर, कल तो Yes, फिजिक्स sir. है। कितने बजे है? सुबह के उन्होंने 2 10:30। स्लॉट्स दिए थे, एक तो 10:30 और एक शायद से 2 का। सर 2 बजे ना केमिस्ट्री क्लास है, तो वो वाला नहीं नहीं स्लॉट नहीं, नहीं है। सुबह का मतलब, मैं सुबह का मतलब है कि हम लोग वो ऐसा कर सकते हैं ना कि 8:30 to 10 वगैरह ऐसा कर सकते हैं। सर हाँ जी अभी सर, मैंने वो कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं देखा सर, वो भी देखना है सर, जो आपने भेजा। रहने दो, कल इवनिंग में रहने दो। मेहुल, मेहुल, यस सर, सर मैं देख लूंगा, नहीं होगा तो फिर लेक्चर देख लूंगा सर। क्यों तुम्हारी क्लास कितने बजे तक है? तो मैं 5 to 7 है सर कल। 5 to 7 है ना? तो चलो 7, 7:30। चलो मैं यही टाइम रखूंगा फिर, 7:30 वाला टाइम रखूंगा। ओके सर। ठीक है, ठीक है। ओके सर। अक्षत बेटा, अभी अभी नहीं कॉल करना अक्षत, बाद में।